नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। 4 सितंबर की द हिंदू को एनालिसिस करते हैं, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत मिनिमम समय में 20 मिनट में डेली आपका द हिंदू एनालिसिस हो जाता है। सारे डायमेंशन क्लियर हो जाते हैं। पीडीएफ आपको द हिंदू का मिल जाता है, 2 पेज का नोट्स होता है, प्रॉपर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको देख लिया करिए। तो आपका 2 घंटे जो 1.5-2 घंटे दोगे, 2 घंटे लग जाएंगे देखने में और नोट्स बनाने में। तो उतना समय स्किप करिए, बचाइए। जो समय मिल रहा है उसमें आंसर राइटिंग करिए, मेंस को मजबूत करिए। ठीक है, देखते हैं एक खबर सेमीकंडक्टर। देखिए मैं यहाँ पे सब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहा हूँ। मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं करूँगा कि कुछ हाइप क्रिएट करना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर पे बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसको डिजिटल डायमंड भी कहते हैं, डिजिटल डायमंड। बात क्या हो रही है पहले वो देख लें, तो फिर काम की चीज़ देख लें। देखिए अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वहाँ पे उपस्थित थे। तो इन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर जो चिप होती हैं उनका एक मैन्युफैक्चर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट की चिप भी प्राप्त हुई है। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट की चिप, जिसका नाम है विक्रम 32, विक्रम चिप। ठीक है ना, विक्रम 32, तो ये मिली है। तो इसके लिए उनसे पूछा गया कि कैसे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हमने सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है कि इस तरह की जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं जल्दी से जल्दी बने। सिंगल विंडो सिस्टम में अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। जो फंड है वो एलोकेशन कर दिया गया है। तकनीकी बात करें वो उस पर काम किया जा रहा है। सहयोग लेने की बात है उस पर काम किया जाए। तो हम इस दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं इनकी खूब ज़रूरत है। इनका प्रयोग आप कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन हर जगह होता है। कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप्स है, कार है, मोबाइल है, ये जो बात कर रहे हैं। ठीक है, टैब है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इन सब में इनका प्रयोग होता है। तो कह सकते हैं कि वर्तमान का ये तेल है ना, वर्तमान दुनिया का जो इकोनॉमी को चलाने का एक ऑयल है सेमीकंडक्टर। इतना इसकी महत्ता है, समझ लीजिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया था 2021 में। उसका भी उद्देश्य था कि हमें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी देश बनना है, क्योंकि अभी हम आयात पर निर्भर हैं। ताइवान हुआ, जापान हुआ, चीन हुआ, अमेरिका हुआ, यहाँ से हम आयात करते हैं। और आयात निर्भरता तो सबसे बुरी चीज़ है। उधर चाइना और ताइवान का तनाव चलता रहता है, इधर अमेरिका देख लिया, फिर 50% उसने टैरिफ लगा दिया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमें निर्भर रहना चाहिए? सप्लाई चेन जो है कभी भी बाधित हो सकती है, कभी भी टूट सकती है। जैसे ही टूट जाती है ना, इकॉनमी सर से लेकर पैर तक प्रभावित होती है, धड़ाम से गिरती है। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है सेमीकंडक्टर का, चिप्स का। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए मिशन लॉन्च किया था। जैसे अमेरिका है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं धड़ल्ले से। तो ये समझा आपने। ठीक है, ज़रूरत क्या है सेमीकंडक्टर चिप्स की, देख लिया। डिफेंस में ज़रूरत है, डिफेंस में जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं तो उन सब में ज़रूरत पड़ती है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, 5G, 6G, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इन सब में ज़रूरत है। साथ ही साथ जब हम इस दिशा में एक अग्रणी है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जब उभरेंगे तो हमें आयात निर्भरता कम होगी। जब आयात निर्भरता कम होगी तो हमारा फॉरेक्स बचेगा, डॉलर बचेगा, क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ वस्तु एवं सेवाएं खरीदते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, तो हमें डॉलर देना पड़ता है उनको। तो वो बचेगा, फॉरेक्स बचेगा, अपना बढ़ेगा। FDI आएगा इंडिया में। जब हम इस प्रकार की स्कीम चला रहे हैं तो FDI नहीं आएगा इंडिया में, ऑफकोर्स FDI आएगा। तो साथ ही साथ में अभी जो माय डियर फ्रेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है, ताइवान हुआ, इधर अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ये डिस्टर्ब होती है। और डिस्टर्ब जैसे ही होती है तो हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाती है, इकॉनमी को हमारी फीवर आ जाता है। तो देट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। करंट क्या थी, करंट सिर्फ इतनी थी कि भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट की चिप विक्रम 32 आ चुकी है। ठीक, ओके। तो आई होप आपने ये बात को समझा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैंने बताया था कि जो लोग भी कमेंट करेंगे कि जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है, समझे हैं, तो उनका नाम लिया जाएगा। तो सारा ने लास्ट वाली वीडियो अच्छे से देखी है ना, जुबीन अच्छे से देखी, सिर्फ भाई देख रहे हैं, ठीक है, और लोग भी देख रहे हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं है। खैर, अगला देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। कौन सी एक्सरसाइज? मैत्री एक्सरसाइज।
तो मैत्री 14 अभ्यास हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। हुआ कहाँ ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। उमरोई, मेघालय की उमरोई एक स्थान है, तो वहाँ पे हुआ है। और कैसा है, द्विपक्षीय है, इनकी वहाँ की आर्मी और हमारी आर्मी ने एक्सरसाइज किया है। तो भारत और थाईलैंड का जो 2025 में एक्सरसाइज हो रही है मैत्री 14, मेघालय के उमरोई में हुई है, बायलैटरल होती है। ये इसकी शुरुआत कब से हुई, वर्ष 2006 से। देखिए ये जो एक्सरसाइज होती है, ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ये जो एक्सरसाइज होती है भारत और थाईलैंड के बीच में अल्टरनेटिव होती है, यानी कि एक वर्ष थाईलैंड में होती है, अगले वर्ष भारत में होती है, फिर थाईलैंड फिर भारत, फिर थाईलैंड फिर भारत। तो अभी भारत में हो रही, दैट मीन्स इससे पहले थाईलैंड में इसकी एक्सरसाइज हुई थी 1 साल पहले, एक साल में एक बार होती है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही ध्यान रखना है। इंडियाज़ नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बन गया है हमारा, कहाँ पर, सेशल्स में। तो INS तीर हुआ, INS शार्दुल हुआ, INS आपके ICGS, हाँ इंडियन कोस्ट गार्ड, ICGS सारथी, ये तीनों विक्टोरिया पोर्ट पे पहुँचे। सेशल्स में है विक्टोरिया पोर्ट, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और लामित एक्सरसाइज हम लोगों के बीच में होता विक्टोरिया भारत, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या इम्पोर्टेंट ये है, हमारे लिए सेशल्स क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए सेशल्स क्यों ज़रूरी है। सेशल ज़रूरी है हिंद महासागर में हमारे प्रभाव बढ़ाने के लिए। सेशल ज़रूरी है कि चीन ना प्रभाव वहाँ पे बढ़ा ले। सेशल ज़रूरी है जब जो समुद्र में पेट्रोलिंग होती है ना, ठीक है ना, समुद्री चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, तो पेट्रोलिंग साथ साथ करते हैं। जो स्ट्रेटजिकल उसकी जो लोकेशन है, चीन भी अपना पहुँच बढ़ा रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए इम्पोर्टेंट है। मेरी टाइम में जितने भी आपके संगठन है उनमें वो सदस्य हैं, हम भी सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, थाईलैंड क्यों ज़रूरी है जब एक्सरसाइज हुई, थाईलैंड आसियान का मेंबर है थाईलैंड, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ज़रूरी है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए ज़रूरी है, चीन के प्रभाव कम करने के लिए ज़रूरी है, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अगली खबर बहुत छोटी छोटी आज खबर थी, बहुत खास नहीं है, छोटी छोटी थी। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, COP30 होने वाली बैठक है। देखिए सर्वप्रथम वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो एक प्रसिद्ध शहर है ब्राज़ील का, वहाँ पर बैठक होती है जिसे रियो समिट, पृथ्वी समिट, अर्थ समिट, नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है। उस समय कई सारे एग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे एग्रीमेंट होता है, डेजर्टिफिकेशन उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट होता है, वन समाप्त हो रहे हैं उन पे एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रीमेंट होता है, एजेंडा 21 लाया जाता है, ये कई एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से होता है क्लाइमेट चेंज भी। तो फिर आने वाले 1994 में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए UNFCCC की स्थापना की जाती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसी के तहत कोप की बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कोप का मतलब। तो पहली जो कोप की बैठक होती है वो बर्लिन में होती है 1995 में। 1997 में आपकी क्योटो में होती है, क्योटो प्रोटोकॉल भी आते हैं, ठीक है। फिर ये सारी होती चली जाती है। कोप 21 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कोप 21 फ्रांस के पेरिस में होती है। तो फिर आपका जो पेरिस लक्ष्य भी आए थे वहीं पर 1.5% और 2% वाला, वो सारी चीज़ें देख लेना। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, कोप जो 28 हुई थी 2023 में, वो दुबई में हुई थी। कोप 29 अजरबैजान में हुई थी 24 में। अब 25 में नवंबर महीना आने वाला है, नवंबर में कोप 30 होने वाली है। ये कहाँ होने वाली है, ब्राज़ील में होने वाली है, हाँ ब्राज़ील में होने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको क्या देखना है, एनवायरनमेंट उठाइए, कोप की जो बैठक इंपॉर्टेंट है, सारी देख लीजिए, और उनमें जो एग्रीमेंट हुए मेन चीज़ें आई हैं, जैसे CDR कब आया, CBDR कब आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, इनसे तैयार होगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाने बैठेंगे तो पूरा 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात पता है क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 50 वर्षों से काम कर रहा है, 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। अभी देखा जाए कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो आज़ादी से लेकर इनकी 1950 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में केवल 11 महिलाएं थीं जो जज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस केवल 11 महिलाएं हुई, जो कि 3.5% के आसपास है, जो कि दिखाता है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट में भी। इवन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल नहीं बनी हुई है ना, कोई भी महिला अभी नहीं बन पाई है। तो दैट शोज़ कि हम सही तो नहीं है हमारे लिए।
आने वाले वर्ष 2027 में एक महिला है जिनका नाम है जस्टिस देवी नागरत्ना। जस्टिस देवी नागरत्ना 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं। लेकिन वो भी एक बहुत ही छोटा सा पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए वो बनेंगी, है ना। तो देखने वाली बात है कि 34 अभी मेंबर हैं, टोटल स्ट्रेंथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट की 34 हैं। लेकिन उन 34 में से कितने लोग, मतलब महिलाएं कितनी हैं? केवल एक महिला है सुप्रीम कोर्ट में। अब किया क्या जाए? किया यही है कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तो उसमें भी कोलेजियम होता है, और कोलेजियम में सभी पुरुष होते हैं, और जब भी कोई चयन होगा तो पुरुष का ही चयन करेंगे, जाहिर सी बात है। आपको वहाँ सुधार करना है तो सबसे पहले नीचे देखना होगा जहाँ से प्रोसीजर है। प्रोसीजर में अगर कोई सुधार होगा ऑफकोर्स वहाँ पे भी कुछ सुधार होगा। ये बात वही हुई कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं की अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी पहले। अशिक्षित महिला को तो आप वहाँ शामिल कर नहीं लोगे, पहले शिक्षा दोगे ना। ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप आपको कैसा लगा है, सभी लोग इसको देखिए सही से, PDF आपको मिल जाएगा, और जर्नी टू IAS PCS पे PDF मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। डेली का डेली PDF डाल देता हूँ मैं, है ना। और जो भी आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा क्या रहा। अगली क्लास में आपका नाम लिया जाएगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। और रात में GS डिस्कस होता है 10 बजे, उसमें आइए, ठीक है, उसका भी हेल्प ले सकते हैं, और आंसर राइटिंग भी होती है, ठीक है।